हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे वस्तु चित्रण के सिद्धांत के बारे में। मैंने आपसे कहा था मैं जल्दी ही घटना चक्र के सभी चैप्टर को ख़त्म करवा दूंगी। ये 22 चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर और बाकी रह गया है 23। इसके बाद हमारी घटना चक्र ख़त्म हो जाएगी। तो घटना चक्र के ख़त्म होते ही हम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके सिवा आपको फिर और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है समय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एचिंग क्या होता है। एचिंग ग्राफिक तकनीक होती है। ग्राफिक तकनीक एचिंग से संबंधित होती है और एचिंग का मतलब क्या होता है, नक्काशी। नक्काशी एचिंग उत्कीर्ण की कला है। यह धातु जस्ते की चादर का इसमें प्रयोग किया जाता है और एसिड के साथ में इसे उत्कीर्ण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है। ग्राफिक विधि एचिंग से संबंधित है। एचिंग का मतलब क्या होता है, नक्काशी। जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में किया जाता है। जस्ते की चादर का प्रयोग एचिंग के तकनीक में किया जाता है। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हमें एचिंग की तकनीक में किस पदार्थ का प्रयोग करना है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम। इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है ये बहुत ही खतरनाक रसायन होता है, इसीलिए इसे हम सौंदर्य प्रसाधनों मतलब क्रीम में और स्क्रब में जो भी इसके प्रसाधन बनाए जाते हैं उनमें हम यूज़ नहीं करते हैं। इसका जो प्रयोग है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का कांच की धातु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज़ पर अच्छा उभरता है। अगर कागज़ मोटा होता है तो उसमें जो पोत का प्रभाव है बहुत अच्छा उभरता है। वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीक चीनी जापानी है। कैसी है, तकनीक चीनी जापानी है। और प्रेरित किससे है, भारतीय कलाओं से प्रेरित है। जल रंगीय वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाया जाता है। आवश्यकता अनुसार डुबाया जाता है। 8 बार 10 बार डुबाना है, ऐसा कोई रेगुलर टाइम नहीं होता कि मतलब हमें 8-10 बार डुबाना ही डुबाना है। जितनी आपको आवश्यकता है आप उतनी बार डुबा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन रूपरद्ध कला का तत्व नहीं है। कोलाज जो है रूपरद्ध कला का तत्व नहीं है। देखिए रेखा, वर्ण, अंतराल इनसे बनाए जाते हैं हमारी कला। कला का मतलब कोई भी चित्र आप बनाएंगे तो उसमें रेखा, अंतराल और वर्ण होना जरूरी होता है। लेकिन कोलाज का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी फोटो को एडिट कर देना, ये हमारा कोलाज बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सी रूपरद्ध कला नहीं है। कोलाज निम्नलिखित में से कौन सी रूपवृद्ध कला नहीं है। देखिए संगीत कला जो होती है वो रूपवृद्ध कला नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई भी रूप आपको आके नहीं दिखाई देता है। संगीत सिर्फ सुना जाता है, ये एक सुनने की कला है। चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला, इसमें आप रूप को प्रकट करते हैं, चाहे वो किसी का भी रूप हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ बड़े आकार में कपड़े पर पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की गई है। तो बड़े आकार में कपड़े पर पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी राजस्थान में की जाती है। ये प्रारंभ किसने की थी। तो राजस्थान में जो आदिवासियों द्वारा पबूजी के फड़ नामक चित्रकारी का प्रयोग देवी देवताओं की छवियों का चित्रण करने में किया जाता है। राजस्थान के राबरी आदिवासियों के द्वारा पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी का प्रयोग देवी देवताओं की छवियों के चित्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये इंपॉर्टेंट और देख लीजिए, पबूजी की कथा को फड़ पर लाल व हरे रंग से चित्रित किया जाता है। किससे, लाल व हरे रंग से चित्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पबूजी का फड़ चित्र किससे संबंधित है। राजस्थान से संबंधित है। पबूजी का फड़ किससे संबंधित है, राजस्थान लोक कला से संबंधित है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, फड़ संबंधित किससे है, राजस्थान की लोक कला से। राजस्थान लघु चित्र में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। टेम्परा रंगों का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का प्रयोग, लघु चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, टेम्परा का। आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, किस संरचना के प्रमुख दो तत्व किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या है, रूप और स्थान जो है
कोई भी संरचना होती है उसके ये प्रमुख 2 तत्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, A4 साइज़ की माप क्या है? A4 साइज़ की माप जो है वो, देखिए इसमें से जितने भी आंसर दिए गए हैं ये सभी गलत दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगाना होता है ना तो आंसर, तो फिर आपको इसमें एक ही तरफ सही जाना है। ठीक है, हो सकता है मतलब ये ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन को एज इट रख देते हैं, तो इस वजह से बता रही हूँ। फिर वैसे इसका जो माप होता है 210 × 297 होता है। ठीक है, ये इसकी माप होती है A4 साइज़ की। और आपको याद रखनी है A0 की। A0 की जो माप होती है वो होती है 841 × 1189। ठीक है, ये इसकी एक्यूरेट माप होती है। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन दिया ही है, हाँ ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए A0 की वास्तविक माप जो होती है ये होती है। अगर आपको A0 की याद है तो आप सभी कागजों की निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखिए आप इसकी बड़ी संख्या को लीजिए और इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ बड़ी संख्या को 2 से डिवाइड करना है, जो छोटी संख्या है उसे वैसा ही रखे रहने देना है। ठीक है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 594। आप करके देख लीजिए, जितने भी पॉइंटों की संख्या है उसे छोड़ देना है, हमें उसे ना मेंशन करना है ना देखना है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आएगा। इसके बाद हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाती है? 841। फिर इसे 2 से डिवाइड कर देना है, हमारा आ जाएगा 420। उसके बाद जो बड़ी संख्या है उसे इसी तरीके से लिख देना। फिर उसके बाद में ये हमारी माप निकल आएगी A2 की। जब हमें A3 की निकालनी है तो इसे फिर से हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 594 को हमारा आ जाएगा 297 और 220 को इसी तरीके से रख दिया जाएगा। और फिर A4 की तो मैंने बता ही दी है, 210 × 297 होती है। और जो A5 की है वो भी इन्होंने दे रखी है। चाहे तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, चाहे तो इसे एक को याद कर लीजिए और उसे निकालना सीख लीजिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दे रखा है इन्होंने, A0 सबसे बड़ा कागज साइज़ होता है। हाँ बिल्कुल होता है, जबकि A5 नोटपैड के लिए यूज़ किया जाता है। जो A6 होता है वो पोस्ट कार्ड के साइज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। आप हो सकता है ये पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? ब्रांड पेपर का चित्रकला के लिए प्रयोग नहीं होता है। फिर ये प्रयोग होता कहाँ पे है? ये कार्यालयों के कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो आकार होता है वो 17 × 22 इंच होता है और इसका जो भार है 13 से लेकर 15 पाउंड तक इसका भार होता है। कितना होता है? 13 से लेकर 15 पाउंड तक इसका भार होता है। और इसका आकार कितना होता है? 17 × 22 इंच इसका आकार होता है। किसके लिए ब्रांड पेपर को यूज़ किया जाता है? कार्यालय में कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? हाईलाइट कहा जाता है, कॉमन सी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये भी आप देख लीजिए। देखिए केंद्रीय का मतलब होता है सेंटर, प्रकाश का मतलब क्या होता है? लाइट। तो केंद्रीय प्रकाश को क्या कहा जाता है? सेंटर। ठीक है, हाफ टोन को क्या कहा जाता है? हाफ टोन कहा जा रहा है। ठीक है, और हाईलाइट तो आपने देख ही लिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? उत्कीर्ण छापा चित्र को इंटेग्लियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेग्लियो। इसकी आपको डिटेल देखनी जरूरी है। इंटेग्लियो का मतलब क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है उत्कीर्ण, मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, नक्काशी या कलमकारी। इसे सील मुद्रण भी कहा जाता है। जो आप मेहंदी लगवाती हैं लड़कियां, वो एक छापा मुद्रण ही होता है। ठीक है, तो इसे सील मुद्रण भी कहा जाता है, जिसमें तांबा या जस्ता प्लेटों की आकृति की आकृति को उभारा जाता है या निश्चित भाग में दबाकर आकृति को उत्कीर्ण किया जाता है। ठीक है, दबाकर भी कर सकते हैं, आकृति को उभारा भी जाता है। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है इनले का अर्थ क्या होता है? जड़ना या जड़ाऊ काम करना, ये इनले का अर्थ होता है। इन टॉनको का अर्थ क्या होता है? इन टॉनको का अर्थ होता है प्लास्टर। इसमें साधारण प्लास्टर पर विशेष अरिकाक्तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है जिस पर चित्र का रेखांकन किया जाता है। इंट्यूशन का अर्थ होता है अंतर्ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है? उत्कीर्ण कार्य मूर्तिकार के द्वारा किया जाता है। किताब के पिछले सिरे की मोटाई किताब के पिछले सिरे की मोटाई को क्या कहा जाता है? इसकी जो पिछले सिरे की मोटाई होती है उसे स्पाइन कहा जाता है। ठीक है, और जो स्टिचिंग होता है किताब को सिलना हमारा क्या कहलाता है? स्टिचिंग कहलाता है। ठीक है, और जो किताब की पूरी मोटाई होती है, ठीक है, ये देखिए सिरे है, सिरे की मोटाई, ये देख पिछली सिरे की मोटाई को स्पाइन कहा जाता है। और लेकिन जो किताब की मोटाई है ना, उसे क्या कहा जाता है? वॉल कहा जाता है। ठीक है, और जो किताब के आगे वाले भाग की मोटाई होती है,
आगे वाले भाग की मोटाई को क्या कहा जाता है? फेरेज कहा जाता है। तो पिछले सिरे की मोटाई को क्या कहा जाता है? स्पाइन कहा जाता है। किताब की मोटाई को वॉल कहा जाता है और किताब को सिल्ला हमारा स्टिचिंग कहलाता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? किताब के पिछले सिरे को क्या कहा जाता है? किताब के पिछले सिरे को स्पाइन कहा जाता है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है, जिसे शीघ्रता से किया जाता है। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? फोटो की कतरन से बना चित्र कोलाज कहलाता है। छोटी छोटी फोटो को जोड़ देना कोलाज बन जाता है। कोलाज क्या है? टुकड़ों का संयोजन कहा जाता है कोलाज को। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? कोलाज कहा जाता है। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कोलाज चित्र का माध्यम है कागज की कतरन। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत का महत्व क्या है? परिप्रेक्ष्य सिद्धांत का जो महत्व होता है, परिप्रेक्ष्य सिद्धांत का महत्व है सभी। देखिए, विलायन बिंदु और क्षैतिज रेखा भी परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। दूरी और नेगेटिव भी आती है, प्रकाश का रंग भी आती है। ठीक है, दूरी और नेगेटिव और प्रकाश का रंग, दूरी, नेगेटिव और प्रकाश का जो रंग है, इनका परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत का महत्व है दूरी और नेगेटिव, प्रकाश और रंग। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाता है वो सभी हो जाता है। इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है ये। दूरी और नेगेटिव, प्रकाश और रंग द्वारा विलीमान बिंदु और क्षैतिज रेखा तीनों का विभिन्न कला सिद्धांतों में महत्व है। ठीक है, इन सभी का कला सिद्धांतों में बहुत महत्व है। यदि द्वियामी अंतराल में गहराई का विचार करने पर त्रियामी अंतराल की सृष्टि हो जाती है तो इसे परिप्रेक्ष्य अंतराल कहा जाता है। इससे वस्तुओं की निकटता, दूरी या घनत्व का भाव पैदा होता है। त्रियामी अंतराल को प्रभावित करने वाली विधियां विकर्ण संयोजन, अपारछेद तल, आकार विभिन्नता, छाया प्रकाश, वायुमंडलीय प्रभाव और ज्यामितिक रूपायन योजना होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अनुसार है रैखिक, परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, देखने हैं हमें अब डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा की पुस्तक भारतीय चित्रकला का इतिहास पृष्ठ 84 के अनुसार। ठीक है, पृष्ठ 84 के अनुसार परिप्रेक्ष्य मतलब पर्सपेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विजुअल पर्सपेक्टिव, एक होता है मेंटल पर्सपेक्टिव। तो कितने प्रकार की पर्सपेक्टिव होती हैं? 2 प्रकार की होते हैं। इसका आंसर इन्होंने क्या माना है? पहले इसका आंसर डी माना गया था, फिर इसका आंसर ए माना गया है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विजुअल और मेंटल। विज्ञापन का पितामह किसे कहा जाता है? डेविड ओगिलवी को विज्ञापन के पिता कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि विज्ञापन के आधुनिक पितामह कौन है, तो अल्बर्ट डेविस लास्कर जो है वो माने जाते हैं आधुनिक विज्ञापन के पिता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम में नहीं है? पेस्टल आर्द्र माध्यम में नहीं है। विज्ञापन के शब्द कैंपेन आया है, कहाँ से आया है? मिलिट्री से आया है कैंपेन। स्थिर मुख आकृति होती है जो इस, देखिए इसमें जो बताया गया है वृत्ताकार, पान आकृति, अंडाकार, ओम आकृति, ये कोई भी स्थिर आकृति नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, व्याख्या पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि जो आकृति है स्थिर, देखिए व्याख्या ही पढ़ देती हूँ। रूप चित्रकला के मूल आधारों में से एक प्रमुख तत्व है। रूप एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अपना एक निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। रूपों के आकार के आधार पर उनका विभाजन किया गया। एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक के अंतर्गत सक्रिय रूप और सहायक रूप आते हैं। सहायक रूप वह है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। चित्र में प्रत्येक रूप का अपना अलग प्रभाव होता है। रूपों का प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है। देखिए, अंडाकार जो होता है लावण्य सौंदर्य है, इसका प्रभाव आयताकार में स्थायित्व प्रदर्शित होता है, वृत्ताकार में पूर्णता, गति और आकर्षण, त्रिभुजाकार में विकास, सुरक्षा आदि का स्थायित्व प्रतीत होता है। ठीक है, और जितने भी स्थिर मुख की आकृति होती हैं वो आयताकार होनी चाहिए। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है? रोमानस कला, जो कला की शैली होती है, इसकी रेखीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। चित्र में दृष्टिगत भार समायोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन से जुड़ा रहता है। रोडस के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? रोडस के द्वारा सफ़ेद और काला रंग की अनुभूति होती है। रोडस ये आँख में पाई जाने वाली होती है, हमारे आँख में पाई जाती हैं रोड्स, जिसके द्वारा हम वो क्या कहते हैं, कलर देखते हैं, जिसमें रेटिना और रोडस 2 प्रकार के कोन्स होते हैं। देखिए, ये तंतु ग्रंथियाँ मतलब टिश्यू ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये टिश्यू ग्लैंड का संबंध मानव की दृश्य चेतना से होता है, देखने की चेतना से होता है। इसी दृश्य चेतना से रंग की अनुभूति होती है, इससे हमें दिखाई देता है रंग कौन सा है। रोडस में चेतना द्वारा काले व सफ़ेद रंगों की अनुभूति होती है। ठीक है, तो रोड जो होते हैं वो, उससे हम कौन से रंग देख सकते हैं? काले और सफ़ेद। और बाकी हम किससे देखते हैं? जो हमारे जो रेटिना का भाग है, कोन्स का पार्ट है, उसके द्वारा हम अन्य कलरों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? चित्रकला कला के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? कला दृश्य के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? राज्य ललित एवं ललित कला अकादमी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है? ग्रेफाइट जो होती है पेंसिल में यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल होती है? सॉफ्ट लेड में 9B होती है। देखिए, ये और ये और ये सभी जो होती है सॉफ्ट ही होते हैं, लेकिन सबसे सॉफ्ट कौन सी होती है? 9B होती है। लेकिन ये जो होती है हार्ड होती है। ठीक है, उसके बाद ये सॉफ्ट, फिर ये सॉफ्ट, फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट आती है 9B। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे एक बार देख ही लीजिए आप। देखिए, B, 2B, 3B, 4B, 6B, ये सारे की सारी सॉफ्ट लेड में आती है, मुलायम नोक होती है इनकी। और हार्ड में कौन सी आती है? सबसे हार्ड होती है H, उसके बाद आती है 2H, 3H, 4H, ये सभी हार्ड में आ जाती हैं, जिससे ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो सबसे सॉफ्ट कौन सी है हमारी? 9B। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? सबसे हार्ड पेंसिल होती है H। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? लोक कला चित्रों का माध्यम है गोंद मिली मिट्टी का रंग, लोक कला चित्रों का माध्यम होता है। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है, जमीन पर बनाई जाती है। और रंगोली को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है हमारा, उसे चौकपूर्णा कहा जाता है यहाँ पर रंगोली को। और राजस्थान में मांडना, बिहार में अड़पन कहा जाता है, बंगाल में अल्पना कहा जाता है, महाराष्ट्र में रंगोली, तमिलनाडु में कोल्लम के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में ऐपड़ कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, उत्तराखंड में ऐपड़ नाम से इसे जाना जाता है रंगोली को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? मांडना राजस्थान से संबंधित है। चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश की परंपरा है। ज्यामितीय रूपों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? सांची में। सांची एक तरीके की वो होती है, रंगोली ही होती है, जिसे कागज पर बनाया जाता है। सांची कला किस पर बनाई जाती है? सांची कला कागज पर बनाई जाती है। फुलकारी कला क्या है? फुलकारी कला एक लोक कला होती है। असंबद्ध शब्द बताइए, इनमें से असंबद्ध क्या है? रेखा, अनुपात और वर्ण। इससे हम चित्र बनाते हैं और मूर्ति अलग पड़ जाती है, तो हमारा असंबद्ध क्या हो गया? मूर्ति। सादृश्य का अर्थ क्या है? सादृश्य क्या है? आकृति को समानता देना, ये सादृश्यता कहलाती है। जापानी कला का इकेबाना क्या है? जापानी कला का इकेबाना पुष्प संयोजन है। रिपल्का का अर्थ क्या है? रिपल्का का अर्थ होता है मूर्ति की प्रतिक्रिया, रिपल्का का अर्थ होता है। सुमी ए क्या है? सुमी ए जापानी स्याही चित्रण है। चारकोल क्या है? चारकोल कोयला को कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। किसी ठोस घन की कितनी सतहें होती हैं? किसी भी ठोस घन की 6 सतहें होती हैं। त्रियामी ठोस आकृति को जो अपनी सतह से उभरी है या फिर नीचे धसी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? रिलीफ कहा जाता है। ठीक है, तो रिलीफ किसे कहा जाता है? जो अपनी सतह से उभरी हुई हो या फिर नीचे की ओर धसी हुई हो, उस आकृति को क्या कहा जाता है?
रिलीफ, और होनी कैसी चाहिए, वो 3 डायमेंशनल त्रियामी होनी चाहिए। इनमें से त्रियामी कला कौन सी है, ये चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला। इनमें से देखिए कोई भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर इनमें से आपको लगाना है तो चित्रकला की तरफ चाहिए। जो मोनालिसा की पेंटिंग है ना, वो त्रियामी के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। और जो होलोग्राम है, होलोग्राम भी त्रियामी कला का उदाहरण माना जाता है। निम्न में से एक त्रियामी कला है कौन सी, इसमें भी आपको चित्रकला ही लगानी है। वैसे कौन सी है, होलोग्राम, ठीक है। कौन सी आती है, होलोग्राम आती है। और पेंटिंग की बात करें तो मोनालिसा आती है त्रियामी के अंतर्गत। त्रियामी कौन सी है, फिर से पूछ दिया गया है, चित्रकला में ही लगाएंगे। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन हमें लगाना है तो इसमें हम चित्रकला की तरफ ज़्यादा झुकाव देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है। टेम्परा तकनीक में एक्रेटिक रंग का प्रयोग किया जाता है। टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से संबंधित है। टेम्परा पेंटिंग एल्बुमिन से संबंधित है। देखिए एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन एक एग का पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो इसमें जो येलो पार्ट रहता है और एक रहता है वाइट, ठीक है। तो टेम्परा पेंटिंग में जो पदार्थ का किस पदार्थ से संबंधित है, तो एल्बुमिन पदार्थ से संबंधित है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है, रेखा है। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं, 6 तत्व माने गए हैं। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं। पोत हमारा एक स्पर्श ज्ञान होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पोत। अंतराल क्या होता है, कलाकारी का कार्य क्षेत्र कहलाता है अंतराल। कितनी देर में, अंतराल का मतलब बताया जाए तो वैसे समय कहा जाता है इसे, ठीक है। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए गए हैं। ईरानी चित्रों में सपाट रंग लगाए जाते थे। ईरानी शैली की एक विशेषता है, क्या है, इनकी रेखाएं इनकी प्रमुख विशेषता रही है और इसमें सपाट रंग लगाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। प्राकृतिक ग्लू, इसमें बाइंडर मिला होता है। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, रंग को पतला करने में तारपीन का तेल मिलाया जाता है। कभी आपने पेंट किया हो तो आपने खुद ही डाला होगा उसमें तारपीन का तेल मिलाकर, वो रंग पतला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तेल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है। तेल चित्रण का माध्यम अलसी का तेल है। डिपर संबंधित है किससे, तेल चित्रण से संबंधित है डिपर। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज है कौन सा, भूरा खुरदरा कागज इसका उपयुक्त कागज है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है। कार्बोरेंडम जो है एक फोटो सेंसिटिव रसायन पदार्थ नहीं है। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं। पेस्टल रंग बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। मोम का प्रयोग बाटिक चित्रण में प्रयोग किया जाता है। बाटिक पेंटिंग की जाती है, कपड़े पर की जाती है और प्रयोग किसका किया जाता है, मोम का। बंधक प्रयुक्त किया जाता है, बाटिक चित्रण में बंधक प्रयुक्त किया जाता है। बाल्टिक क्लॉथ का उपयोग किस पेंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है, सिल्क स्क्रीन छपाई में किया जाता है। सेरीग्राफ किसकी तकनीकी नाम है। सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम है। सिल्क का मतलब सिल्की होता है, ठीक है, जो रेशम के कीड़े से बनाया जाता है। प्रीप्रेस तकनीक का संबंध किससे है, मुद्रण से है। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है। वुडकट तकनीक छापा कला के अंतर्गत आती है। वुडकट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत आती है, रिलीफ प्रिंटिंग के, ठीक है। ब्लैक फिंगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है। यूनान कला में ब्लैक फिंगर तकनीक का प्रयोग किया गया है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है। प्रमाण निर्धारण में ताल एक सिर है।
किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में कहलाती है, क्या कहलाती है? उसका प्रमाण कहलाती है। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? 2:3 में रखा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है किस अनुपात में रखा जाता है, तो 2:3 में। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? यूनान के कलाकारों ने विकसित किया था इसे। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किस कलाकार ने किया है? यूनानी कलाकार ने किया है। ये सभी प्रश्न पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी में कम पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ रिपीट तो होते ही रहते हैं इधर से उधर प्रश्न, तो हमें टीजीटी के लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा। द डार्क चैम्बर निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? अरस्तू का सिद्धांत है। ये एक बहुत अच्छे दार्शनिक रहे हैं। एरेना संबंधित है, एरेना एनिमेशन से संबंधित है। पीएवी का प्रयोग किसके लिए होता है? पीएवी का प्रयोग पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक छापने की तकनीक है। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 24 चित्र जो होते हैं इन्हें प्रति सेकंड रिकॉर्ड किया जाता है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। देखिए हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये टीजीटी के लिए बहुत, इसे याद रखिएगा। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है किससे? मिट्टी से बनाई जाती है। ये हमारी भारतीय कला से संबंधित है। वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल हैं, कौन सी है? देखिए इस समय जो वर्तमान में चल रहा है उस समय चमेली का बहुत प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बनाए जाते हैं चित्र गुलाब के, कुमुदनी के ज़्यादा बनाए जाते हैं, उसके बाद ये कमल और गेंदा के आते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा कौन चल रहा है? चमेली। अब इसमें तो है नहीं चमेली, तो हमें कौन सा लगाना होगा? इसमें हमें कुमुदनी लगाना होगा। अगर हमें इसमें ऐसा प्रश्न आ जाता है तो कौन सा हमें क्लिक करना है? कुमुदनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है? वस्तु का आयतन स्पष्ट होता है। टेलीविजन के स्क्रीन की अनुपात निम्नलिखित में से कौन सी होती है? देखिए इनमें से कोई भी नहीं होती है। अगर स्क्रीन के अनुपात की बात करें तो इसमें इन्होंने उल्टा कर दिया है, 4:3 होना चाहिए, जिसमें इन्होंने 3:4 कर दिया है। फिर आपको आंसर कौन सा लगाना है? 3:4 का ही आंसर लगाना होगा, ठीक है। और हाँ देखिए इसकी जो देखो ये 4:3 होती है, स्क्रीन की जो चौड़ाई है वो भी आपको याद रखनी है, 16:9 होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? तो फ्रेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु इसका उपयोग है। रेस्टर इमेज की संपादक कार्य कौन से प्रोग्राम में नहीं होता है? विजुअल बेसिक में नहीं होता है। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? पिकासो करता है। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। टेराकोटा के माध्यम में बनी हुई है। और टेराकोटा जो माध्यम था वो किसका था? मिट्टी का। प्राइमावेरा क्या है? प्राइमावेरा एक चित्र है। इसे एलेगरी ऑफ स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसे? प्राइमावेरा को। इसे इतालवी पुनर्जागरण चित्रकार सैंड्रो बेत्तिसेली ने चित्रित किया था। किसने किया था? सैंड्रो बेत्तिसेली ने इसे चित्रित किया था। कौन सा चित्र? प्राइमावेरा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाओकून क्या है? लाओकून एक मूर्ति है बहुत ही प्रसिद्ध, जो 1506 ईस्वी में रोम की खुदाई के दौरान मिली थी। इसे वेटिकन सिटी में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया है। 3 मई चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? ये गोया के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने 3 मई और 2 मई 2 चित्र बनाए हैं। और इन्होंने ये क्यों बनाए थे? जो युद्ध होने वाला था उसके दुष्परिणाम को इन्होंने दिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जॉन सैनीफील्डर ने किसका आविष्कार किया है? जॉन सैनीफील्डर ने लिथोग्राफी टेक्निक का आविष्कार किया है। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है? जूल्स शर्ट ये पोस्टरों के लिए विख्यात है। कौन से? लिथोग्राफी पोस्टर के लिए। लिथोग्राफी किस कला की विधा है? ग्राफिक कला की विधा है।
लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? बवेरिया की कवेरी में पाया जाता है। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से संदर्भित है। कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आती है? कोलोग्राफी प्रिंटिंग छापाकला के अंतर्गत आती है। ये कोलाज की बुनियादी क्रिया के साथ मिश्रित किया जाता है। पूर्व वर्षों में स्मृतियों को सजोने के लिए यह बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सलो द रिफ्यूजेंस क्या था? सलो द रिफ्यूजेंस एक कला प्रदर्शनी है जिसका आयोजन पेले डेल इंडस्ट्री फ्रांस में 1863 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे टीजीटी पीजीटी के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।